प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए माधवी स्त्री शोषण का खुला आईना अंजू के आर का जो लेख है उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक, तो स्त्री दृष्टि से माधवी का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए समझ लेते हुए लेख स्टार्ट करते हैं। आप लोग रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनिएगा। ठीक, समाज में सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है, पर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक स्त्रियों पर हो रहे शोषण व अत्याचार में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके विपरीत समय के साथ साथ स्त्री शोषण का रूप और भी भयानक बनता जा रहा है। स्त्री भले ही सभी क्षेत्रों में शोषण की शिकार हो, परंतु उसका दैहिक शोषण ज़्यादातर हो रहा है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में नज़र डालें तो दैहिक और मानसिक शोषण की शिकार बनी अनेक स्त्रियों की दास्तान मिल जाएगी, जिसे हमेशा के लिए आदर्श और सतीत्व के रूप में आंका गया है। ऐसे में भीष्म साहनी द्वारा रचित माधवी 1984 का नाटक आदर्शवादिता और कर्तव्यपरायणता के बीचों बीच दबाए गए स्त्री शब्द को वाणी प्रदान करता है। महाभारत की एक कथा पर आधारित प्रस्तुत नाटक केवल माधवी नामक पात्र पर सीमित न होकर संपूर्ण स्त्री जाति के प्रतिनिधि के रूप में सामने आता है, जो पुरुष सत्तात्मक समाज के पैरों के नीचे अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं सब कुछ गिरवी रखने के लिए मजबूर है। डॉक्टर श्याम सुंदरी के अनुसार माधवी की यह नियति महाभारत युग तक सीमित नहीं, प्रसंगवश नारी आज भी भोग्या रही है। ठीक, पुरुष कर्तव्यपरायणता, सेवा भाव, मर्यादा जैसे डोंगी मुखौटों द्वारा उनका शोषण कर रहा है, तथा नारी आदर्श परंपरावादी सहनशील गुणों से युक्त होकर उसके हर दुर्व्यवहार को सहन कर समझौता कर रही है। कौमार्य की दहलीज को पार करने के पूर्व ही पिता ययाति बिना सोचे समझे माधवी को गालों के हाथों सौंपता है। ययाति के लिए माधवी केवल अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का साधन मात्र है। अपनी बेटी माधवी पर किए गए अत्याचार को भाग्य का नाम देकर अंत में ययाति खुद को अकलंकित स्थापित करता है। ययाति कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लेकर आता है। एक व्यक्ति दूसरे के भाग्य का निर्णय नहीं कर सकता, वह केवल अपना कर्तव्य निभा सकता है। स्पष्ट है कि पुरुष हमेशा ही पुरुष होता है, जिसे कभी भी स्त्री की संवेदनाओं का कदर नहीं होता। माधवी नाटक में ययाति और गालो ऐसा ही संवेदन रहित पुरुष दंभ को प्रकट करते हैं, जो अपनी स्वार्थता के आगे और कुछ नहीं देखते हैं। गालो प्रेमी होने का दायित्व निभाने में असमर्थ रहता है, जिसके मन में गुरु विश्वामित्र के साथ की गई प्रतिज्ञा मात्र रहती है। गालो अपने प्रेम में इतना मजबूर कर देता है कि माधवी 3 राजाओं के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाती है। अगर गौर से देखा जाए तो माधवी शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक शोषण की भी शिकार होती है। सभी प्रकार की मानवाधिकारों से वंचित बनाते हुए पिता और प्रेमी दोनों ने उस पर खूंखार अत्याचार किया। मनुस्मृति में कहा गया है कि कौमार्य में पिता और यौवन में पति द्वारा ही स्त्री का संरक्षण होना चाहिए, परंतु माधवी के संबंध में ये सभी महान वचन फीके पड़ जाते हैं। कौमार्य में पिता से अलग होकर यौवन में प्रेमी और 3 पतियों के होते हुए भी अकेली हो जाना ही उसकी नियति बन जाती है। सिर्फ यही नहीं, 3 पुत्रों की माँ बनकर भी उसके परवरिश करने का अधिकार माधवी को नहीं मिलता। एक माँ के संबंध में इससे बड़ी दुर्गति और क्या होगी, यह बिल्कुल सोचने की बात है। माँ बनने के बाद माधवी के विचारों में आए परिवर्तन को उसके मुंह से ही सुन सकते हैं। मुझे लगता है बेटे के जन्म से पहले मैं
कोई दूसरी ही थी कोई दूसरी ही थी। बेटे के जन्म के बाद मैं बिल्कुल बदल गई हूँ, वह माधवी नहीं रही। नारी के मन में उत्पन्न सहज कोमल भाव प्रस्तुत कर कथन से स्पष्ट निकलता है। माधवी नाटक में स्त्री स्वतंत्रता का प्रश्न चिन्ह डालता है। माधवी नाटक स्त्री स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह डालता है। वर्तमान दौर में इतने तकनीकी विकास होने के बावजूद स्त्री स्वतंत्रता और देह मुक्ति जैसे अनेक मुद्दे विवाद के विषय हैं। माधवी की कोख पर उसका अपना कोई अधिकार नहीं था। समकालीन समय में भी किराए पर गर्भधारण करने वाली अनेक स्त्रियां हैं जो आर्थिक विषमताएं और मजबूरी के कारण इसे एक धंधे के रूप में अपनाती हैं। इतना ही नहीं, रजाओं के सामने सज धज कर जाने वाली माधवी को दिखाकर जिस्म फरोशी की ओर लेखक ने संकेत किया है। ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि महाराज, जिस युवती के पीठ सीधे हो, कपोल तथा नेत्रों के कोए ऊंचे हों, स्तन युगल और निस्तंभ ऊपर उठे हों, कमर पतली हो, केस दांत हाथ पैर की अंगुलियां कोमल हों, इस प्रकार माधवी का नक्सिक वर्णन करते हुए भीष्म साहनी ने स्त्री के दैहिक शोषण की ओर इशारा किया है। आज के नव औपनिवेशिक दौर में भी स्त्री की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि बाजारीकृत संस्कृति स्त्री शरीर को बिकाऊ चीज बनाने में जुटी है। स्त्री शरीर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फिल्म और विज्ञापन की दुनिया के लिए होता है। टूथपेस्ट से लेकर मोटर कार एवं गहनों के विज्ञापन तक जानबूझकर लोगों का आकर्षण पाने के लिए स्त्री शरीर का उपयोग किया जा रहा है। ग्लैमर की चकाचौंध में बड़ी आसानी से लड़कियां फंस जाती हैं। फिल्म क्षेत्र में दिन ब दिन हजारों लड़कियां हीरोइन बनने की ख्वाहिश लेकर आती हैं, पर आर्थिक विपन्नता और मजबूरी में जिस्म फरोशी करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अनामिका जी के अनुसार जिस्म फरोशी का प्रतिशत निम्न वर्गीय लड़कियों में भूमंडलीकरण के बाद काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि यवन पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और काला धन भी राजस्थान जैसे पर्यटन बहुल स्थानों में, दूर दराज की जगहों और दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में भी इंटर में पढ़ती या कई तरह के प्रचार कोर्स करती मामूली पढ़ी लिखी चुस्त दुरुस्त लड़कियां 2 महीने की जिस्म फरोशी के लिए आती हैं। इस प्रकार वैश्वीकृत दुनिया में यौन शोषण का रूप सामने आ गया। आजकल दुनिया के हर कोने में सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। स्त्री देव को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के प्रतियोगिताओं से साफ जाहिर हो जाता है कि बाजारीकृत दुनिया में स्त्री देह सचमुच एक बिकाऊ चीज बन गया है। विदेशी आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर साल यौन उद्योग कई बिलियन डॉलर कमाता है। ठीक, स्पष्ट है कि वर्तमान दौर में भी स्त्री दैहिक शोषण की शिकार है। प्रस्तुत नाटक में माधवी भी दैहिक शोषण से पीड़ित है। न चाहते हुए भी प्रेमी गालों के लिए वह कई रजाओं के साथ रहने तथा बच्चा जन्मने के लिए तैयार हो जाती है। माधवी को जिस प्रकार हर बच्चे के जन्म देने के बाद चीर कौमार्य व्रत का अनुष्ठान अगर देखा जाए तो आज भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि विज्ञापन और फिल्मी जगत में काम करने वाली स्त्रियों को कई प्रकार की पाबंदियों से गुजरना पड़ता है। देह सौंदर्य को बनाए रखना, उसके लिए बच्चे को जन्माने के लिए भी वह कतराती हैं। ठीक, इतना ही नहीं, स्त्री के शारीरिक आकार को बनाए रखना उसके लिए अनिवार्य बन जाता है, वरना उसे ग्लैमर की इस दुनिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। आजकल हिंदी फिल्म जगत में 0 फिगर का ट्रेंड चल रहा है। जाने अनजाने कई लड़कियां इस जादुई दुनिया के यथार्थ को समझे बिना कई गलतियां कर बैठती हैं। इस तरह माधवी के माध्यम से भीष्म साहनी जी ने अंततः दर्शिता के साथ
स्त्री देह पर आने वाले शोषण की तीव्रता के प्रति आगाह करने का प्रयत्न या प्रयास किया है। माधवी नाटक का अंत सबसे उल्लेखनीय है। अपने प्रेमी तथा पिता के इशारे पर यवन कौमार की बलि चढ़ाने वाली माधवी जब बिना अनुष्ठान किए अपनी यथार्थ स्थिति में गालो के समक्ष आती है तो गालो माधवी को यह कहकर अस्वीकार करता है, जो स्त्री मेरे गुरु के आश्रय में रह चुकी हो उसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ। गालो जैसे पुरुष को असलियत का खुलासा करके साहनी पुरुष मानसिकता का खिल्ली उड़ाते हैं। पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी की यह विडंबना है कि वह पुरुष के ऋण चुकाने का माध्यम है। माधवी के शब्दों में यही तो विडंबना है। संसार तुम्हें तपस्वी और साधक कहेगा, मेरे पिता को दानवीर कहेगा और मुझे प्रश्नवाचक। एक स्त्री की अवनति का सारांश प्रस्तुत कथन में निहित है। नारी की यह त्रासद स्थिति महाभारत काल में ही नहीं आज भी मौजूद है। हालांकि माधवी द्वारा चीर कौमार्य व्रत का अनुष्ठान न करते हुए अपने प्रतिरोध जाहिर किया जाता है, फिर भी देखा जाए तो माधवी ने ही सब कुछ खोया। शोषण सहते सहते सहज ही उसमें बलबूते पर शोषण सहते सहते सहज ही उसमें चेतना जाग उठती है। माधवी आज की स्त्रियों के लिए एक सबक है, जिसके बलबूते पर स्त्रियां अपने ऊपर समाज द्वारा किए जाने वाले सारे अन्याय के खिलाफ अवगत हो सकती हैं। इस प्रकार भीष्म साहनी जी ने माधवी नाटक के माध्यम से देह की राजनीतिक एवं और स्त्री अस्मिता पर विचार करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इस प्रकार प्यारे साथियों, हम लोगों ने माधवी नाटक का यह पक्ष देखा। तो आप लोगों ने शुरू से अंत तक बने रहें तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः साहित्यिक सहृदय सभी निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूं, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।